सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। अभी जो है बैकग्राउंड में आपको ये बारिश, तूफ़ान, बवंडर, थंडरस्टॉर्म्स सब कुछ सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इसके कारण हमारा पढ़ाई जो है वो रुक नहीं सकता है। हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो के साथ शायद ये सेक्शन जो है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है सर, टेंशन तो है ही नहीं सर, आप हो ना। ठीक है, तो कंपनी लॉ देखो भैया बहुत ईजी सा चीज़ है ये, मतलब इसको हवा बना देते सब लोग, है ना, कि कंपनी लॉ मतलब बहुत टफ डिफ़िकल्ट कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको सिर्फ इंटरप्रिटेशन स्किल आना चाहिए आपको और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। अच्छा, हम लोगों ने सेक्शन 149 हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेक्शन 149 हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो सेक्शन 149 है, ये 149 सेक्शन 149 ये कहता है कि कंपनी में भैया डायरेक्टर्स होना चाहिए। कंपनी में डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। अब कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कौन से कंपनी में, तो बता दिए कि 3 प्रकार के कंपनीज है, प्राइवेट, पब्लिक एंड 1 पर्सन कंपनी। बोल दिए कि ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, इसमें आप 2 जन रख सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। बोले कि ये जो पब्लिक कंपनी है ना, इनमें आप 3 जन रख सकते हो एंड 1 पर्सन कंपनी में नाम सुन के ही पता लग रहा है कि चलो 1 जन होगा मिनिमम, मैक्सिमम 15, और 15 से अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको SRNGM पास करना होगा, फिर जाके आप 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हो कंपनी में। ऐसा नहीं है कि कंपनी में आप डायरेक्टर्स रख ही नहीं सकते, 15 से ज़्यादा रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन SRNGM पास करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ जी सर, बहुत ईजी, बहुत ब्यूटीफुल। अब एक चीज़ आपको समझाता हूँ मैं, सुनो। ये तो हम लोग ने देख चुके। इसके बाद हम लोगों ने सीखा है कि सर ये वुमेन डायरेक्टर रखना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल एंड अगर आपका टर्नओवर जो है 300 करोड़, ठीक है, CR, अगर ये फुलफिल हो रहा है और आपका पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है ऑब्वियसली, तो लिस्टेड कंपनी के लिए तो भैया मैंडेटरी है, कोई मतलब उसका कोई चॉइस नहीं है। पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ एंड टर्नओवर 300 करोड़, इनमें से कोई भी एक अट्रैक्ट कर रहा है तो वुमेन डायरेक्टर मिनिमम 1 तो रखना ही होगा आपको। आपको याद आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, 100 करोड़ एंड टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ रुपीज़ और मोर, तो आपको रखना होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वुमेन डायरेक्टर हम लोग समझ चुके सर। उसके बाद जो है ना सर, हम लोगों ने क्या समझा सर पता है आपको? हम लोगों ने रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में भी सीखा है कि सर कंपनी में एक तो बंदा होना चाहिए जो कम से कम 182 डेज रह चुका है इंडिया में, तो एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोगों ने सीधा आ चुके हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें एग्जामिनेशन में हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ठीक है, अब 3 जो है पैरामीटर्स है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट करके, इलेक्ट करके उसको बिठाने के लिए। तो अपॉइंट तभी करोगे अगर 3 पैरामीटर्स ये फुलफिल कर रहा है। पहला पैरामीटर है उसके खुद के लिए सेल्फ, दूसरा है उसके रिलेटिव्स, उसके बाद तीसरा जो पैरामीटर है वो है सेल्फ एंड रिलेटिव बोथ। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने देख चुके हैं, सेल्फ पैरामीटर कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने सेल्फ कर रखा है। ओके, हम लोगों ने सेल्फ कंप्लीट कर रखा है। अभी रिलेटिव का देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके रिलेटिव के साथ जो सेल्फ का है उसका भी, हिमसेल्फ प्लस रिलेटिव्स दोनों का देखेंगे बाद में। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो है रिलेटिव का, राइट, वो हम लोग करने वाले हैं रिलेटिव का। अच्छा सर, रिलेटिव में क्या बताए सर, अच्छे से समझा दो। देखो बहुत सिंपल चीज़ बताया। एक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रिलेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। अब रिलेटिव का क्या देखना है? वैसे सेल्फ का तो हम लोगों ने देख चुके, ऊपर में 5 कंडीशंस थे, ये 1 2 3 4 5 कंडीशंस थे। 5 कंडीशन हम लोगों ने फुलफिल कर रखा है, तो आप एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, आप अपॉइंट हो सकते हो। इसके अलावा हम लोग रिलेटिव का भी देखेंगे। ठीक है, रिलेटिव का क्या बताया? देखो रिलेटिव का बताया नन ऑफ हुज रिलेटिव्स। अभी देखो ये उच्च लेवल का बात मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो मैं बात आपके साथ करने वाला हूँ ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में घुस सकता है, नहीं घुस सकता है। बहुत सारे जो एवरेज स्टूडेंट्स है जिसको इंटरप्रिटेशन स्किल जो है उसका बहुत अच्छा नहीं है, तो उनको दिक्कत आ सकता है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा देना है आपको अभी के अभी। देखो जब आप पढ़ोगे ना इस लाइन को, ऐसा नहीं पढ़ना है कि अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिलेटिव्स का रिक्वायरमेंट। relatives is holding any security or interest in the company, it's holding its subsidiary associate during the 2 immediately preceding financial year or during the current financial year। ये हम लोग ने पढ़ा।
तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि रिलेटिव इज होल्डिंग, फिर तो ये उल्टा सीख लोगे ना आपकी। रिलेटिव तो अच्छा, इसका मतलब रिलेटिव को होल्ड करना होगा। आपको सबसे पहले दिमाग में घुसाना होगा कि नन ऑफ हुज रिलेटिव, मतलब रिलेटिव शुड नॉट होल्ड। ठीक है, रिलेटिव होल्डिंग नहीं करना चाहिए उसको। रिलेटिव शुड नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी। इट्स होल्डिंग कंपनी या फिर कंपनी के होल्डिंग में, कंपनी के सब्सिडरी में, कंपनी के एसोसिएट में ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इसके दो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कंपनी या फिर उसके होल्डिंग या फिर उसके सब्सिडरी या फिर उसके एसोसिएट में किसी भी प्रकार का होल्डिंग एंड सिक्योरिटी जो है वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल मतलब अभी का, फॉर एग्जाम्पल 2024 में आप लोग सोच रहे हो कि इसको इलेक्ट करना है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इसका रिलेटिव का चेक करेंगे। तो रिलेटिव का 2023 एंड 2022 जो टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल है ना, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जो है ना इंटरेस्ट नहीं था कंपनी में। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं था। ये तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो चुका, और करंट फाइनेंशियल ईयर ये वाला, तो ये इमीडिएटली टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, इन तीनों देखने वाले हम लोग, ये एंड ये, जिस साल वो अपॉइंट होने वाला है वो। ठीक है, तो रिलेटिव का क्या बता दिया भैया कि कोई भी किसी प्रकार का भैया इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग में, कंपनी की सब्सिडरी में, कंपनी के एसोसिएट में। लेकिन देखो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। ये तो मतलब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो नियम कानून है ऐसा लागू कर रहे हैं सर आप लोग, मतलब कुछ नहीं कर सकते सर, थोड़ा भी कुछ नहीं रख सकते क्या? थोड़ा तो शेयर रखना है सर रिलायंस इतना अच्छा कंपनी है सर, थोड़ा रखने दो ना, थोड़ा इंटरेस्ट रखने दो सर, क्या दिक्कत वाली बात है। तो कंपनी लोग कान में आके चुपचाप कहता है कि सुन, ठहर, रुक जा, धीरे से समझो एक चीज़, मैंने तुमको एक छूट दे रहा हूँ, प्रोवाइडेड दैट, इसके बाद ही है देखो ना, प्रोवाइडेड दैट the relatives may hold security or interest in the company of face value not exceeding 50 lakh rupees or 2% of the paid up share capital of the company, its holding, subsidiary, associate company or such higher sum as may be prescribed। तो इसको समझते हैं सबसे पहले अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझेंगे भाई मेरे, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहीं पे समझ लो और ज़िंदगी में आप किसी भी कहीं पर भी आप जो है ना, आप दर दर के ठोकर ना खाए, है ना। आप खुद भी समझ सकते हो, आप अपने जो आपका जो पुत्र है पुत्री है उनको भी समझा सकते हो, समझ में आ रहा है फ्यूचर में। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, देखो अच्छे से। बोले प्रोवाइड द रिलेटिव्स में होल्ड, बोले पहले तो बोल दे कि रिलेटिव्स को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी में, कंपनी के होल्डिंग में, कंपनी के सब्सिडरी में, कंपनी के एसोसिएट में, किसी में भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। किसको? जो अपॉइंट होने के लिए बैठा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके रिलेटिव्स को, उसका रिलेटिव्स भी किसी प्रकार का इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो खुद इंटरेस्ट नहीं रख सकता, उसके अलावा रिलेटिव भी इंटरेस्ट नहीं रख सकते। तो कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, ठीक है, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, इनमें कोई भी किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर जो है कंपनी धीरे से आपके कान में आके कहता है कि सुन, रख सकते हो इंटरेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा नहीं, 50 लाख या फिर और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, और 2% ऑफ पेड शेयर कैपिटल विच देखो, इंटरेस्ट इन द कंपनी फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़ और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और सच अदर सम एज मे प्रिस्क्राइब। मतलब 50 लाख रुपीज़ या फिर उससे 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, इन दोनों से ज़्यादा, इन मतलब ये दो लिमिट से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, दो लिमिट क्यों है ये भी मैं समझाता हूँ आपको। देखो पहले बता दिए 50 लाख रुपीज़, ठीक है, पहले बता दिए 50 लाख रुपीज़। अब देखो कुछ कुछ कंपनीज होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे कंपनीज होते हैं, उनमें अगर 3% भी आप होल्ड कर लोगे ना तो वो 50 लाख रुपीज़ पहुँचेगा ही नहीं, वो पकड़ लो 20 लाख रुपीज़ पहुँच रहा है ना, वो 20 लाख रुपीज़ पहुँच रहा है। कितना पहुँच रहा है, कहाँ चला गया, ऊपर में, हाँ, वो 20 लाख रुपीज़ पहुँच रहा है। 3% भी अगर आप होल्ड कर लोगे ना तो वो 20 लाख रुपीज़ ही पहुँच रहा है। लेकिन देखो हिस्सेदारी में आप सोचोगे तो 3% बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन लोगों ने बता दिया कि 50 लाख रुपए या फिर 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है।
2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। किसी कंपनी में अगर 2% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 30 लाख हो रहा है तो 50 लाख आपको नहीं वो करना है, 50 लाख का छूट नहीं है आपको, यही छूट है। मतलब ये 30 लाख से आप इंटरेस्ट दिखा सकते हो, इंटरेस्ट रख सकते हो, मतलब खरीदा बेची उनका शेयर्स होल्ड कर सकते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। 2% समझ में आ रहा है। तो इसका विच एवर इज लेस ये आप दिमाग में रख लेना है। 50 लाख अगर लेस है तो 50 लाख, और अगर 2% लेस है तो 2%, विच एवर इज लेस आप सोच सकते हो इसको, है ना। समझ में आ रहा है। कभी कभार ऐसे हो सकता है ना कि बहुत बड़े बड़े कंपनी है, उसमें भैया 1% ही है 1 करोड़, तो आप तो ऐसे कहोगे ना कि मैं 1 करोड़ का रखता हूँ फिर 1% है, तो इसलिए कंपनी लॉ में बता दिया कि भैया 1% 1 करोड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैंने 50 लाख का लिमिट दे रखा है। तो इसलिए आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि 50 लाख रुपीज़ और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर इज लेस, इस बात का ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। विच एवर इज लेस, ठीक है। Provided the relatives may hold security or interest in the company of face value not exceeding 50 lakh rupees or 2% of the paid up share capital of the company is holding subsidiary, associate company or such other higher sum as may be prescribed। इस बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रख सकते हो आप? अच्छा, ये जो 50 लाख रुपीज़ है 2% पेड अप शेयर कैपिटल है, सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है, कंपनी उसका होल्डिंग उसका सब्सिडरी उसका एसोसिएट किसी में भी आप रख सकते हो, किसी में भी आप रख सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, ठीक है, समझे? ओके। इसके बाद इनडेटेड टू द कंपनी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि इस इनडेटेड टू द कंपनी। इनडेटेड मतलब का मतलब ये होता है कि लोन दे के रखा है कंपनी को, LOAN, लोन दे के रखा है कंपनी को। कितना लोन दे के रखा है? हाँ जी, कितना लोन दे के रखा है सर? लोन कितना दे के रखा है? Indebted to the company's holding subsidiary or associate company or promoters or directors in excess of such amount as may be prescribed during the 2 immediately preceding financial year or during the current financial year. During the 2 immediately preceding financial year or during the current financial year. ये समझो अच्छे से, ये मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ ये जो चीज़ है, ठीक है, सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ ये वाला चीज़, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ। देखो ये 50 लाख तो समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बताए यहाँ पे बोले कि देखो तुम्हारा जो रिलेटिव है ना वो कंपनी को, उसके होल्डिंग को, उसके सब्सिडरी को, उसको एसोसिएट को लोन नहीं दे सकता। कितना लोन नहीं दे सकता सर? कितना अमाउंट है? एस में भी प्रिस्क्राइब, जितना प्रिस्क्राइब कर रखा है कंपनी लॉ में उतना। तो यहाँ पे जो एक्चुअल आपके एक्ट में ना वो बताया नहीं कि कितना लोन, वो अमाउंट नहीं बताया, लेकिन मैं बताऊँगा आपको अमाउंट, टेंशन मत लो, मैं बताऊँगा आपको अमाउंट। वो अमाउंट है 50 लाख रुपीज़, ठीक है। 50 लाख से ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते। तो आपको ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 50 लाख है वो, ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं। इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड है ना, वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ 50 लाख रुपीज़ है, ठीक है। अब ये जो है ना ये पूरा आपको मतलब आपके पूरे जीवन काल में आपको 50 लाख से ज़्यादा का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड करंट ईयर, एंड जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो इस दो जो है ईयर का टाइम है, ये जो दो टाइम पीरियड है ना, इन दोनों टाइम पीरियड में आपको 50 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं देना है कंपनी को। इससे ज़्यादा का लोन दे रखा है आपने कंपनी में तो दिक्कत हो जाएगा ना। पकड़ लो आप, मैं सैम, मेरे पिताजी ने कंपनी को लोन दे रखा है 60 लाख रुपीज़ का, तो भैया अगर कंपनी को लोन दे रखा है 60 लाख रुपीज़ का तो मेरे पिताजी के इशारों पे चलेगा ना कौन? डायरेक्टर्स, क्योंकि लोन दे रखा है भारी भरकम, ठीक है। तो मैं एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों बैठूंगा? मेरे पिताजी का बेनिफिट होना चाहिए, उसके हिसाब से ही ना मैंने सुनाऊंगा सब कुछ, है ना, मतलब डिसीजन वगैरह लूँगा। तो इसलिए यहाँ पे बता के रखा है कि भैया 50 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 50 लाख इज़ अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ लोन। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद बताया कि हैज़ गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड इन सिक्योरिटी इन कनेक्शन। देखो 2 प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे, अच्छे से समझना है। एक है गारंटी, दूसरा है सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब समझा दो सर। मतलब ये भाई मेरे कि ये गारंटी सिक्योरिटी जो है वो आपके किसी भी रिलेटिव ने ना दे रखा हो, ठीक है। पहले तो बताया कि ना दे रखा हो, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने लिमिट बता दिया कि इतना तो आप दे ही सकते हो,
ठीक है। वो लिमिट भी 50 लाख है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ये गारंटी एंड सिक्योरिटी है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। गारंटी एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। गारंटी एंड सिक्योरिटी का मतलब होता है, गारंटी होता है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो मैं उसका पेमेंट करूँगा। पिताजी बहुत बड़े लोग, ठीक है। तो पिताजी ने कहा कि कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उसका पैसा मैं भरूँगा। ये जो गारंटी दिया है ना, ये गारंटी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गारंटी दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, कंपनी के बिहाफ पे पिताजी ने सिक्योरिटी दे रखा है 50 लाख से ज़्यादा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सिक्योरिटी दे रखा है पिताजी ने कि ये मेरा सिक्योरिटी है 50 लाख का, ये कंपनी के बिहाफ पे मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ। 50 लाख तक ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो क्या बताया कि हैज़ गिवन अ गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पार्टी। इंडेटनेस मतलब देखो, तुम जो गारंटी देते हो, सिक्योरिटी देते हो, किसी लोन के ऊपर ही ना देते हो कि मैं गारंटी देता हूँ, कंपनी अगर नहीं दे पाया कि ये मेरा सिक्योरिटी है, ये रख लो कंपनी के बिहाफ पे। तो तुम्हारे रिलेटिव्स ने थर्ड पार्टी ने लोन दे रखा है कंपनी को, उसके लिए उसके रिगार्डिंग तुम्हारे पिताजी ने, मतलब तुम्हारे रिलेटिव्स ने गारंटी दे रखा है, सिक्योरिटी दे रखा है, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन उसका प्रिस्क्राइब लिमिट है। टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी और देयर प्रोमोटर डायरेक्टर सच होल्डिंग कंपनी फॉर सच अमाउंट एस में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे 50 लाख है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो गारंटी एंड सिक्योरिटी है ना, इसमें डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स भी लपेटे में आ जाता है। आपने गारंटी एंड सिक्योरिटी थर्ड पर्सन को दिया है ना, देखो मैं समझाता हूँ। ये आपका पिताजी, ठीक है, ये आपका कंपनी और ये आपका थर्ड पार्टी, ठीक है। ये कंपनी और ये आपका डैड, ठीक है। कंपनी ने लोन लिया, ठीक है, कंपनी को लोन दिया, इस थर्ड पार्टी ने लोन दिया, और इस लोन के बदले आपने गारंटी दिया इस कंपनी को, थर्ड पार्टी को, कि भैया डिफ़ॉल्ट करेगा तो हम भरपाई कर देंगे। आपने सिक्योरिटी रखा है इस कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी को कुछ रखने की ज़रूरत नहीं, आप कर रहे हो, मतलब आप करता धरता बन रहे हो उस कंपनी का, ठीक है। तो कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। कितना? 50 लाख तक का, ठीक है। 50 लाख तक का आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ कंपनी नहीं, पकड़ लो कंपनी का जो प्रोमोटर है, डायरेक्टर है, उनने लोन ले रखा है थर्ड पार्टी से, पकड़ लो। डायरेक्टर ने पर्सनली लोन ले रखा है थर्ड पार्टी से, या फिर प्रोमोटर ने पर्सनली लोन ले रखा है थर्ड पार्टी से। तो उस थर्ड पार्टी को आप दे रहे हो गारंटी, आप दे रहे हो सिक्योरिटी। सिर्फ कंपनी नहीं, कंपनी के डायरेक्टर प्रोमोटर वो भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने जो कहा यहाँ पे कि लपेटे में आ चुका है डायरेक्टर एंड प्रोमोटर, इस बात का ध्यान रख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईजी है ना, समझ लोगे ना तो बहुत ईजी है, समझ लोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद देखो, हैज़ एनी अदर पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजेक्शंस रेफर टू इन क्लॉज 1, 2 and 3। यहाँ पे क्लॉज कौन से हैं? 1, 2 and 3, ठीक है। अब देखो पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? पैसे का ट्रांजैक्शन। अब पैसे का लेन देन तो बहुत प्रकार से हो सकता है। आप गारंटी दे के पैसे का लेन देन कर सकते हो। जो आपके पिताजी ने गारंटी दिया है ना 50 लाख का, 1 करोड़ का पकड़ लो। अब ये जो गारंटी दिया है, या पर पकड़ लो 20 लाख का जो है, 20 lakhs का उन्होंने गारंटी दिया है, सिक्योरिटी दिया है। ये एक ट्रांजैक्शन है, ये भी तो एक पैसे का ट्रांजैक्शन ही है। सर पेमेंट तो नहीं किया अभी तक, गारंटी ही दिया है ना। तो गारंटी देना, पेमेंट करना एक ही चीज़ है, क्योंकि अगर फेलियर हो रहा है कंपनी तो उनको तो देना ही होगा ना 20 lakhs, तो वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ लो 20 लाख का गारंटी दिया है, उसके ऊपर से पकड़ लो 5 लाख का लोन दिया है, उसके ऊपर से पकड़ लो इंटरेस्ट है कंपनी में 10 लाख का, मतलब 10 लाख का शेयर खरीद के रखा है आपके रिलेटिव ने, 5 लाख का लोन दे रखा है एंड 20 लाख का गारंटी सिक्योरिटी दे रखा है। तो ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 का, इसका जो टोटल होगा ना, टोटल कंबाइंड करके जो अमाउंट निकलने वाला है ना, वो 2% से नहीं होना चाहिए, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रोस टर्नओवर और टोटल इनकम, ठीक है। कंपनी का जो ग्रॉस टर्नओवर है, कंपनी के टर्नओवर का 2%, या फिर कंपनी के टोटल इनकम का 2%, ठीक है। एसोसिएट कंपनी अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर
हैज़ एनी पिक्यूलियर ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी अमाउंटिंग 2% ऑफ इट्स ग्रोस टर्नओवर और टोटल इनकम। समझ में आ रहा है? इन दोनों से 2% से कम होना चाहिए, इन तीनों चीज़ को मिला के, तीनों चीज़ को मिला के। समझ में आ रहा है? तीनों चीज़ को मिला के 2% से कम होना चाहिए कंपनी का, उसके होल्डिंग का, उसके सब्सिडरी का, उसके एसोसिएट का। देखो ना, हैज़ एनी अदर पिक्यूलियर ट्रांजैक्शन और रिलेशन विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन। मतलब पकड़ लो, सिंगली का मतलब क्या होता है कि पकड़ लो तुमने लोन दिया ही नहीं है, तुमने गारंटी दिया ही नहीं है, लेकिन तुमने होल्ड कर रखा है यहाँ पे 2%, 3% से ज़्यादा तुमने शेयर होल्ड कर रखा है कंपनी का, तो तुम्हारा सिंगली तो तुम्हारा 2% से ज़्यादा हो रहा है ना, अकेले एक ट्रांजैक्शन में तुम्हारा 2% से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए वो लोग बताए कि या तो सिंगली या फिर तीनों मिला के भी। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर को एक बार मतलब अगर क्लियर हो रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दो भाई मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सर क्लियर हो चुका है, सर इजी है, समझ में आ रहा है। तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूंगा। ठीक है, ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ये हो चुका है, ये 4 पॉइंट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो आता है ना वो है हिमसेल्फ और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, नॉर खुद, ना तो खुद, नीदर मतलब ना तो खुद और ना ही उसके रिलेटिव, नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ये सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है होल्ड और हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल और इज। अच्छा पहले इतना तक समझ लो, होल्ड्स और हैज हेल्ड मतलब प्रेजेंटली वो खुद या फिर उसका रिलेटिव जो है ना KMP नहीं है कंपनी में, कंपनी का KMP नहीं है। प्रेजेंट प्लस हेल्ड मतलब पास्ट में भी, ठीक है, नहीं था, पास्ट में भी नहीं था, प्रेजेंट में भी नहीं है। क्या? KMP, की मैनेजरियल पर्सनल। KMP मतलब सर, KMP मतलब CEO, CS, ये सारे KMP है, समझना, की मैनेजरियल पर्सनल है। समझ में आ रहा है? तो ये सब नहीं थे, इन सारे ऑथोरिटी में कभी भी नहीं बैठे ये लोग, वो खुद और उसके रिलेटिव के साथ। और है मतलब खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, अच्छे से देखो, और इज और हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच ही हैज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, KMP नहीं है और एम्प्लॉय नहीं है, KMP प्लस एम्प्लॉय। क्या बताओ ना, फिर से बताओ ना सर, फिर से बताओ ना सर। देखो, वो खुद इंसान जिसने अप्लाई किया है कि मेरे को डायरेक्टर के लिए बैठना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उस इंसान का रिलेटिव और वो खुद मिला के, वो दोनों KMP कभी भी नहीं बने इस कंपनी में, एम्प्लॉय कभी भी नहीं थे इस कंपनी में। कितने साल सर? पूरा ताउम्र जिंदगी भर का देखेंगे क्या? नहीं, सिर्फ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे, पिछले 3 साल में और प्लस करंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो। ठीक है, पिछले 3 साल में। तो इस साल तो उसने प्रपोज किया ना अपॉइंट होने के लिए उसने अपॉइंट मतलब प्रपोजल डाला है। तो उस साल, ये तो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिस साल में उसने प्रपोजल डाला है, तो इससे जो पिछले 3 साल है ना, इन 3 सालों में कभी भी वो KMP नहीं था, उसके रिलेटिव भी KMP नहीं थे, वो खुद एम्प्लॉय नहीं था, उसके रिलेटिव भी एम्प्लॉय नहीं थे इस कंपनी में। और सिर्फ कंपनी नहीं, कंपनी, उसका होल्डिंग, उसका सब्सिडरी, उसका एसोसिएट में कभी भी इन सब में नहीं थे वो, ना तो KMP थे ना तो एम्प्लॉय थे। इजी। उसके बाद बताए प्रोवाइडेड दैट, धीरे से आके कान में बताए, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय द रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉई the restriction under this clause shall not apply for his employment during the preceding 3 financial year। इसका मतलब क्या है कि सुनो ना, मतलब इसीलिए मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर पे यहीं पे जोड़ दिया था मैंने। बोले कि देखो सर, पिछले 3 साल तो
पिछले 3 साल तो ना मैं था और ना ही मेरे रिलेटिव जो है एम्प्लॉय थे इस कंपनी में, लेकिन सर इसी साल मेरे रिलेटिव ने इस कंपनी में जो है ना ज्वाइन किया है सर। तो बोले कि अगर प्रेजेंटली तुम एम्प्लॉयमेंट में हो कंपनी का तो तुम्हारे ऊपर ये 3 साल वाला जो चीज़ है ना ये भी तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मतलब तुम अगर प्रेजेंटली एम्प्लॉय हो इस कंपनी में तब तो तुम बन ही नहीं सकते, तुम मतलब और तुम्हारे रिलेटिव्स मिला के, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ रिलेटिव हु इज़ एन एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय है, द रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, समझे? प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉई द रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट बताए कि इज और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और ए पार्टनर इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, वो जहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया है ना कि मैं इस कंपनी का फलाना ढिमकाना कंपनी का जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो उस कंपनी में आप ना तो एम्प्लॉय हो ना थे, इज और हैज़ बीन ना हो ना थे, ना प्रोप्राइटर हो ना थे, ना पार्टनर हो ना थे प्रीवियसली 3 फाइनेंशियल ईयर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। इन विच प्रपोज टू बी अपॉइंटेड ऑफ, अब देखो अच्छे से, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड ऑफ अ फर्म of auditor or company secretaries in practice, cost auditors the company is holding subsidiary or associate company। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ धीरे से, यहाँ पे थोड़ा टफनेस आएगा आपको, मतलब दिक्कत तो नहीं आएगा लेकिन आपको लगेगा कि ये सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझाता हूँ आपको। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं, मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। टेंशन को लोग बोलो पेंशन लेने। ठीक है, देखो क्या बताया, इज और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और अ पार्टनर in any of the 3 financial year immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। ठीक है, अपॉइंटेड। अब देखो, अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ, सुनो। अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी इसका मतलब क्या? देखो, तुम्हारा कंपनी है, तुम्हारे कंपनी को चलाने के लिए तो भैया CS चाहिए होता है, CA चाहिए होता है, कॉस्ट ऑडिटर्स चाहिए होता है, देखो ना, ऑडिटर्स चाहिए होता है, CA, CS, CMA, ये कॉस्ट ऑडिटर्स है। अब कंपनी ने पकड़ लो बिल्लू का एक फर्म है, मतलब किसी प्रकार का ऑडिट फर्म है, चलो कह सकते हैं हम लोग मेगा फर्म है। बिल्लू का एक मेगा फर्म है, बिल्लू नाम करके एक मेगा फर्म है, पकड़ लो। उसमें सब लोग बैठते हैं, कॉस्ट CA बैठता है, मेगा फर्म मतलब क्या, सब मिला के CA, CS, CMA सब बैठ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे अब ये जो मेगा फर्म है ना, ये जो फर्म है, यहाँ पे फर्म के बारे में बात करें ना, ये नॉर्मल फर्म पकड़ सकते हो आप। इस फर्म का लेन देन है इस कंपनी के साथ, कंपनी या तो इस कंपनी के साथ या फिर इस कंपनी की होल्डिंग के साथ या फिर इस कंपनी की सब्सिडरी के साथ या तो इस कंपनी के एसोसिएट के साथ, इस बिल्लू फर्म का लेन देन है। तो आपको बताया जा रहा है कि देखो, ये जो फर्म है ना, इस फर्म में आप कभी भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए, पार्टनर नहीं होना चाहिए। फर्म है ना, तो फर्म में क्या होता है, पार्टनर होते हैं, तो पार्टनर नहीं होने चाहिए। सर पूरा पिछला ज़िंदगी सब कुछ देखने वाला है कि नहीं, सिर्फ इमीडिएटली 3 फाइनेंशियल ईयर का देखने वाला है। ठीक है, पिछले 3 साल में आप कभी भी जिस फर्म के साथ कंपनी का काम चल रहा है, या तो उसके होल्डिंग का काम चल रहा है, उसके सब्सिडरी का काम चल रहा है, या फिर उसके एसोसिएट का काम चल रहा है, उस फर्म में आप पिछले 3 सालों में ना तो कभी एम्प्लॉय थे, ना प्रोप्राइटर थे, ना पार्टनर थे। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है,
और ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आप और आपके रिलेटिव दोनों का देखेगा। ठीक है, आप बता रहे हो सर मैं बनना चाहता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेरे रिलेटिव जो है ना वो पार्टनर थे, तो तब भी आपको जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कुर्सी नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? उसके बाद एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म दैट हैज़ हैड अ ट्रांजैक्शन विद अ कंपनी। ठीक है, सिंपल चीज़ है ये। पहले तो ऑडिट फर्म के बारे में बता दिए, फिर कंसल्टेशन फर्म के बारे में बताया। कंपनी इज होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म का जो एनी लीगल तो यहाँ पर ये जो कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है ना, आप एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं हो किसी लीगल और कंसल्टिंग फर्म में। ठीक है, और अगर हो तो सही बात है, लेकिन उसका जो ट्रांजैक्शन है ना, ट्रांजैक्शन है कंपनी के साथ, उस लीगल फर्म का, उस कंसल्टिंग फर्म का जो ट्रांजैक्शन है उस कंपनी के साथ, होल्डिंग के साथ, सब्सिडरी के साथ, एसोसिएट के साथ, वो ट्रांजैक्शन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा, 10% किस चीज़ का सर? 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द फर्म। उस फर्म का, ये जो लीगल फर्म है, कंसल्टिंग फर्म है, इसका जो 10% का ग्रॉस टर्नओवर है ना, उससे ज़्यादा का रिलेशनशिप, उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, उस फर्म का जिसमें आप या फिर आपके रिलेटिव जो है पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय है। ठीक है, उसमें उस फर्म का टर्नओवर जो है, टर्नओवर का 10% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप उस कंपनी के साथ या फिर कंपनी के सब्सिडरी, कंपनी के एसोसिएट, कंपनी के होल्डिंग के साथ नहीं होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? क्या ये समझ में आ रहा है सर दिमाग के ऊपर से जा रहा है सर। देखो बहुत सिंपल चीज़ है। देखो ये एक लीगल फर्म है, सुक्कू लीगल फर्म। ठीक है, एक लीगल फर्म है। ठीक है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि एडवाइस किया जा रहा है कि आप ना तो एम्प्लॉय हो, ना आप उसमें प्रोप्राइटर हो, ना आप पार्टनर हो। ठीक है, इस फर्म में, ये कौन सा फर्म है? ये ऐसा फर्म है जिस फर्म का ट्रांजैक्शन चल रहा है कंपनी के साथ, बिजनेस चल रहा है कंपनी के साथ या फिर उसके होल्डिंग के साथ या फिर उसके सब्सिडरी के साथ या फिर उसके एसोसिएट के साथ चल रहा है, ट्रांजैक्शन चल रहा है। ठीक है, अब ये जो सुक्कू फर्म है ना, इसमें ट्रांजैक्शन चल रहा है और आप जो है इस फर्म में या फिर आपके रिलेटिव, आप एम्प्लॉय हो या फिर प्रोप्राइटर हो या फिर पार्टनर हो, तो बताया जा रहा है कि आपको नहीं बैठने देंगे एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर ठीक है, फिर बताया यहाँ पे कि कितना ट्रांजैक्शन होना चाहिए। एक लिमिट तो होना चाहिए ना कि सर 1 रुपये का ट्रांजैक्शन है तब भी नहीं बैठने दोगे एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बताया जा रहा है कि आपका जो सुक्कू फर्म है ना, इसका जो टोटल टर्नओवर है, ग्रॉस टर्नओवर, उस ग्रॉस टर्नओवर का 10% निकालो, कितना पैसा हो रहा है। वो जो अमाउंट निकलेगा ना, उस अमाउंट तक का ट्रांजैक्शन अगर सुक्कू फर्म और इस कंपनी के बीच में हो रहा है, पकड़ लो ट्रांजैक्शन जो 10% निकाल के निकला 10 करोड़। अभी जो 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन चल रहा है सुक्कू लीगल फर्म और इस कंपनी या फिर कंपनी की होल्डिंग या फिर सब्सिडरी एसोसिएट के साथ, 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन चल रहा है। 10% है ना ग्रॉस टर्नओवर का, तो 10 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन में अलाउड है, आप बन सकते हो। अगर आप एम्प्लॉय भी हो, प्रोप्राइटर भी हो और अगर आप ये क्या कहते हैं इसको, पार्टनर भी हो, तो बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली। 10% से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन है, पकड़ लो सुक्कू फर्म का 10% का ग्रॉस टर्नओवर निकलता है 30 करोड़। ठीक है, या फिर 10 ही करोड़ निकल रहा है, पकड़ लो 10 करोड़ ही निकल रहा है, पकड़ते हैं, लेकिन आपका लीगल फर्म और कंपनी का ट्रांजैक्शन चल रहा है 30 करोड़ का, तो ट्रांजैक्शन तो ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है, तो नहीं रख सकते आपको। ठीक है, उसके बाद बोलेगी होल्ड्स टुगेदर विथ इज रिलेटिव 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। और है, और बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लो, ये वाला पॉइंट बताए कि बोले कि आप खुद हिमसेल्फ प्लस आपके रिलेटिव कंपनी में 2% से ज़्यादा का वोटिंग पावर होल्ड नहीं कर सकते। अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हिसाब से बैठना है तो 2% से ज़्यादा होल्डिंग पावर, वोटिंग पावर नहीं रख सकते आप इस कंपनी में। ठीक है, और इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बाय वट एवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्स 25% और मोर ऑफ इट्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी
any of its promoter, director or its holding subsidiary or state company or that holds 2% or more the total voting power of the company। इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। तो बहुत ब्यूटीफुल मतलब है इसका। देखो ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आप सोच रहे हो कि सर बहुत बहुत मतलब दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद तो ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम लोग नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है ना, सीधी बात। ये लास्ट पॉइंट है भाई मेरे, इसको अच्छे से देख लेना एक बार। इतने तकलीफ करके आपने सब कुछ देखा, अभी लास्ट पॉइंट को देख लेना है अच्छे से, ठीक है। देखो क्या बताया यहाँ पे, बहुत सिंपल चीज़ बताया सर। और इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर, आप हिम या फिर आपके रिलेटिव जो है ना, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है या फिर डायरेक्टर है, कहाँ का, या फिर बाय वट एवर नेम कॉल्ड, या फिर जो भी आपका नाम है, जो भी आपका डिजिग्नेशन है, ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एनजीओ का, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग सीईओ हो, प्रोमोटर हो, सॉरी सीईओ हो या फिर डायरेक्टर हो, या फिर किसी भी नाम का पोस्ट आप होल्ड करके बैठे हो किसी भी एनजीओ एनपीओ का, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो रिसीव करता है, ये एनपीओ ना रिसीव करता है, दैट रिसीव्स 25%, जो रिसीव करता है 25% और मोर ऑफ इट्स रिसिप्ट्स फ्रॉम द कंपनी, और मोर ऑफ इट्स रिसिप्ट 25% या फिर उससे ज़्यादा का रिसीट कंपनी से मिलता है, बिजनेस कंपनी से मिलता है। देखो ये कंपनी है, कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन चलता है, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अभी जो ट्रांजैक्शन चल रहा है ना, ये जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका 25% या फिर उससे ज़्यादा का रिसीप्ट जो है वो आ रहा है कंपनी से आ रहा है, कंपनी से पैसा आ रहा है यहाँ पे इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को के पास। और इसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आप सीईओ हो या फिर आप डायरेक्टर हो या फिर कोई भी किसी भी पोस्ट होल्ड करके तुम बैठे हो। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। और मोर ऑफ इट्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी, तो कंपनी आपको भेज रहा है पैसा, ठीक है, 25% या फिर उससे ज़्यादा। 25% किस चीज़ का? आपका टोटल रिसिप्ट, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसका टोटल रिसिप्ट, जितना भी पैसा डोनेशन इसको मिल रहा है 25% या फिर उससे ज़्यादा का डोनेशन आपको कंपनी से मिल रहा है, या फिर कंपनी के प्रोमोटर से मिल रहा है, या फिर कंपनी के डायरेक्टर से मिल रहा है, या फिर कंपनी के होल्डिंग से मिल रहा है, या फिर कंपनी के सब्सिडरी से मिल रहा है, या फिर कंपनी के एसोसिएट से मिल रहा है। कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 25% या फिर उससे ज़्यादा का पैसा जो है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से मिल रहा है, या फिर उस कंपनी के प्रोमोटर, डायरेक्टर, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट से मिल रहा है, और आप जाके बनना चाहते हो इसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और साइड बाय साइड आप इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ भी हो और आप डायरेक्टर भी हो, या फिर किसी भी अलग पोस्ट पकड़ के बैठे हो, तो यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है ना, रिलेशन तो आ रहा है कि ये एनजीओ, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इतना ज़्यादा पैसा डोनेशन में मिल रहा है, और इसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आप वो हो, क्या कहते हैं इसको, सीईओ हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करके बैठे हो, तो अगर आपको 25% या फिर इससे ज़्यादा का पैसा मिल रहा है इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें आप सीईओ हो, डायरेक्टर हो, तो आप नहीं बन सकते, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये तो पहला बता दिए कि 25% और मोर का रिसीट बता दिए। अब उसके बाद और भी है, ऑफ द कंपनी और इट्स प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स और होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, और एक तो रिसीट बता दिए, ठीक है, इतना पैसा आपको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। और इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप एग्जीक्यूटिव हो, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या फिर डायरेक्टर हो। समझ में आ रहा है? ये एक पॉइंट हो चुका है। दूसरा पॉइंट है कि दैट होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी आप होल्ड करके बैठे हो कितना, 2% या फिर उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी में, ठीक है, कंपनी में 2% या फिर उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर आप होल्ड करके बैठे हो, तो तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है?
ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी सर, बहुत ईजी। ठीक है, 2% का ये समझ में आ चुका है। हाँ जी, होल्ड्स टुगेदर हिज रिलेटिव 2% और मोर वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। और इसमें भी सेम है, इसमें भी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आपका 2% से ज़्यादा अगर होल्ड करके बैठे हो आप, और इस ऑर्गेनाइजेशन को 25% का मिल रहा है, ठीक है, तो रिलेशन बन रहा है ना, 25% का आपको डोनेशन मिल रहा है इस एनजीओ में, और इस एनजीओ का आप सीईओ हो, डायरेक्टर हो, ये एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आप इस एनजीओ, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आप क्या कहते हैं इसको, इसका 2% होल्ड करके बैठे हो, तो आपके पास तो कंट्रोल है ना, कंट्रोल है। अगर सीईओ हो, डायरेक्टर हो, एनजीओ का कंट्रोल है आपके पास, और आप ही जाके बनना चाहते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो अगर सीईओ डायरेक्टर भी नहीं हो, कम से कम 2% का अगर आपका इंटरेस्ट भी है इस कंपनी में, मतलब वोटिंग पावर कंट्रोल कर रहे हो आप, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 2% से ज़्यादा का वोटिंग पावर, आप 2% या फिर उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर आप कंट्रोल करके बैठे हो, तब भी तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपका कंट्रोल है ना। तो आप ही जाके बनना चाहते हो या फिर आपके रिलेटिव जाके बनना चाहते हैं एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो नहीं हो सकता। ये पूरा समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये वाला चीज़ ऐसा है ना, ये कैसा है मैं आपको समझाता हूँ, ये सिंपल चीज़ आपको समझाता हूँ। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे, एक भी मोमेंट पे आपको लगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है, आप इस वीडियो को बार बार देखो, 1 बार 2 बार 3 बार देखो, फिर आपको समझ में आएगा। ये ऐसा टेक्निकल चीज़ें हैं ना जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे आप इसके साथ फेमिलियर रहोगे। जैसे ज़िंदगी में कभी भी आप अपना नाम भूल जाते हो, नहीं नाम भूलते हो, क्यों? क्योंकि आप बार बार कहते हो ना, कोई भी टीचर स्कूल में पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तो आप बताते हो कि माय नेम इज़ सैम, माय नेम इज़ ये, मैं फलाना ढिमका, जो भी है। तो उसी प्रकार से है ये चीज़, सिंपल चीज़ है, 1-2 बार अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार हो चुका है। अब जो यहाँ पर लास्ट आपका है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितना रहेगा, ये सारे हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देखेंगे, टाइम ड्यूरेशन भी देखना होगा ना कि कितने समय के लिए बैठेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह वगैरह, बहुत कुछ देखने वाले हैं हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर। इसके साथ ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, इसके साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, का चैप्टर नहीं, सेक्शन कंप्लीट हो, सेक्शन 149 बहुत बड़ा सेक्शन है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं और भी सेक्शंस लाऊंगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके दिमाग में ऐसा डाउट है ना कि सर ये वाला सेक्शन में मेरे को बहुत दिक्कत आ रहा है, तो वो सेक्शन नंबर जो है ना ड्रॉप करो आप कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं जाके देखूँ और वो सेक्शंस मैं जल्दी लाऊँ। वैसे तो कंपनी लॉ पूरा ही सेक्शंस सब कुछ मैं अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन वो सेक्शंस में जल्दी लाओ जो आपको ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, ठीक है।